प्रदेश सरकार के खिलाफ रोहतक की सड़कों पर अब रोज धरने प्रदर्शन होने लगे हैं। पहले किसानों के विद्रोह ने जहां सरकार को घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया था, वहीं अब बैंकर्स भी निजीकरण के बिल का विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं। रोहतक में शुक्रवार का दिन खट्टर सरकार के खिलाफ रहा। शहर में चारों तरफ सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। और यूपी जिंदाबाद 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 और यूपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरफ जहां युवा सरकारी सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो वहीं बुजुर्ग अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार को कोसते नजर आए। बैंकर्स ने तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ही दिया है, तो बेरोजगारों ने भी सरकारी नौकरियों को लेकर अपना रोष व्यक्त किया है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये देश को बेचने की नीति नहीं चलेगी। आज चाय बेचने वाला रेल बेचने पे उतरा है, वो कोयला खदान बेच रहा है, वो बैंक बेच रहा है, वो बीमा बेच रहा है। ये देश किसी मोदी का जागीर नहीं है, ये देश जनता का है, लोगों का है। और जितना भी पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है वो जनता के पैसे से, खून पसीने से खड़ा हुआ है। ये देश बेचने की इजाजत हम इस सरकार को नहीं देंगे और ये संघर्ष पूरे देश में जाएगा। बैंक कर्मी के बाद अब बुजुर्गों की भी सुनिए। ऐसी मांगे हैं जो खट्टर साहब ने, दुष्यंत साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 65, 70, 75 वर्ष की आयु के बाद पेंशन बढ़ाएंगे, जैसा पंजाब में बढ़ती है। हरियाणा सरकार 80 साल की उम्र में पेंशन बढ़ाती है। 80 साल की जब आयु हमारी हो जाती है तो 20% बढ़ाती है। हमारी मांग है कि 80 साल का जुमला है, इसको बदलो कानून को और 65 से बढ़ानी शुरू करो पेंशन। और जो पेंशन बंद कर दी 2004 से, इसको दोबारा पुरानी पेंशन को चालू करो। यह नई पेंशन है ना, ये नुकसान में है कर्मचारी के में, इसको बंद करो नई पेंशन को। बुढ़ापे में घर पर आराम फरमाने की जगह इन बुजुर्गों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं कॉलेज जाने की बजाय अब ये बच्चे भी सड़कों पर आ गए हैं। सुनिए इनकी क्या कहानी है। प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। अनिल नागर को जो पकड़ा था कुछ दिन पहले करोड़ों की रिश्वत लेते हुए, उसको ऑफिस में रंगे हाथ पकड़ा गया था, फिर भी उसको क्लीन चिट दे दी गई है। इस मामले में कार्रवाई की बजाय क्लीन चिट क्यों दी गई है? हमारा यही मुद्दा है कि उसके ऊपर अनिल नागर के साथ जितने लोग मिले हुए थे वो, और अनिल नागर को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्लीन चिट रद्द की जाए। रिजल्ट आते हैं सर, लेकिन वो उसमें मोस्टली हमें बाद में सुनने में आता है कि सिफारिश से पकड़े गए। वो सिलेक्शन भी कई बार रद्द कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो आगे, शिक्षा का बेस जो है वो मजबूत बने, हर महकमे में योग्य आदमी जाए, योग्यता को महत्व दिया जाए, यही हमारा मुद्दा है। सर हम ऐसे कहना चाहते हैं सर, जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो रह जाते हैं और जो सिफारिश वाले बच्चे होते हैं हर बार वही लग जाते हैं। जैसे सभी पढ़ने वाले बच्चे वो रह जाते हैं, जिसके हाई स्कोर करते हैं वो भी रह जाते हैं। और सरकार के शिक्षा को एक व्यापार बना के रख दिया है। जो बच्चे पैसे देते हैं और बड़े होते हैं, जिनकी सिफारिश होती है वही लग जाते हैं और हम जैसे बच्चे रह जाते हैं। अभी भी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में इतने धांधली हुई है कि बच्चे एब्सेंट थे, फिर भी उनका एग्जाम क्लियर हुआ और हम जैसे पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं। हर बार यही होता, सरकार ने पैसे लेकर बच्चों को नौकरी लगवा देते हैं और पढ़ने वाले बच्चे हर बार ऐसे ही रह जाते हैं। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एक अभ्यर्थी हूँ और जिस तरह से आप अब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि किस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और विरोध, जब अपराधियों को पकड़ा भी गया है और उनके साथ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और जब ऐसे रिजल्ट आता है और तब छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे पता लगता है कि ये तो धांधलीबाजी हुई है, रिजल्ट में धांधलीबाजी हुई है। तो फिर इसका मतलब तो ये सर, पैसे दो और नौकरी ले जाओ। फिर ये क्यों बोलते हैं सर बिना खर्ची बिना पर्ची? सरकार पिछले 4-5 साल से तो ये बात कहती आ रही है सर, चुनावों के लिए बिना खर्ची बिना पर्ची। तो ये बात क्यों कह रही है सर? अगर ऐसा ही है तो फिर इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? पकड़ा जा रहा तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? छात्रों के बाद अब बारी आती है सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा झेलने वाले अभ्यर्थियों की। मेरा खुद है ना 63 क्वेश्चन ठीक थे, इस भाई का 53 क्वेश्चन ठीक था, इसका होया हुआ है, मेरा नहीं आया पीएचडी के लिए। एक तो ये है मैम, ठीक है। एक ये नहीं पता जो नॉर्मलाइजेशन कर रखा है वो किस हिसाब से कर रखा है, ठीक है। बात नंबर दूसरी, जब मतलब कि नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में, उस दौरान कोई भी ये मेंशन नहीं कर रखी थी या कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बावजूद जो अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उस अगस्त एग्ज़ाम में मतलब कि पेपर आउट हो गया था, फिर कैंसिल करवा दिया था। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का ये मुद्दा उठाया था। बात नंबर तीसरी, खट्टर साहब ने भी और चेयरमैन साहब ने ये बताया था कि 25% तो हरियाणा जी के आएगी और 20% क्वेश्चन डिपार्टमेंटल पूछे जाएंगे। तो 45% हो गया 100% में से, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आया नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। और दूसरी बात है
मतलब कि जो सिलेबस भी है वो आउट ऑफ सिलेबस था। आइए अब आशा कार्यकर्तियों की भी सुन ले, जिनका कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए आशा कार्यकर्तियों को मुसीबत में डाल दिया है। हमारे ऊपर बहुत दबाव बना जा रहा है कि भाई ये जो पोषण ट्रैकर का काम है ये तुम फोन के द्वारा करो। हमारी बहनें 95% ऐसी हैं जो 8वीं और 10वीं पास है, उनको न तो इंग्लिश में काम करना आता और न ये फोन खोलने आते और न ये काम करना आता। लेकिन अधिकारी हमारे ऊपर इतना दबाव बनाए हुए हैं कि ये काम करो, ये काम करो। लेकिन हम परेशान होकर हमने 8 तारीख को ये निर्णय ले लिया हमारी तालमेल कमेटी ने कि भी हम लोग लगा के 22 के 22 जिले हम इस धरने पर बैठेंगे और हम ये पोषण ट्रैकर का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर खट्टर सरकार के खिलाफ अब हर कोई सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया है। बात चाहे सरकारी नौकरी की हो या फिर पेंशन की या फिर बैंकों के निजीकरण की, सरकार का रुख आम जनता की समझ से बाहर है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार जनता जनार्दन की इन समस्याओं को किस तरह से सुलझाती है या फिर ये समस्याएं आने वाले समय में पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित करती हैं।